डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का किया निरीक्षण। साइंस सिटी में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की ली जानकारी। सीएम नीतीश ने कहा, युवा वर्ग के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइंस सिटी का हुआ है निर्माण। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री का बोकारो दौरा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा का बड़ा ऐलान। बीएसएल प्लांट का होगा विस्तार। 4.5 मिलियन टन से बढ़कर 6.5 मिलियन टन की होगी क्षमता। मध्य प्रदेश के इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच जारी। नए साल से पहले महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। एमडी ड्रग्स बनाने वाली 3 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारकर किया गया नष्ट। 55 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा की मादक सामग्री जब्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर एवं विभिन्न गैलरियों वैज्ञानिक प्रदर्शनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के क्रम में भवन निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर रवि ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया, साइंस सिटी में विज्ञान आधारित गैलरी, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शन, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर तथा छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बहुत अच्छा बना है। इस साइंस सिटी को विशिष्ट आइडियाज के साथ बनाया गया है। यह साइंस सिटी विज्ञान और नवाचार का एक ऐसा आधुनिक केंद्र है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित कर सकता है। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जानने समझने के लिए यह आकर्षक और अनूठा केंद्र है। युवा वर्ग के बीच विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइंस सिटी का निर्माण किया गया है। यहाँ आने वाले छात्र छात्राओं को विज्ञान की मूलभूत बातें, गतिविधियों और विज्ञान के सिद्धांतों को सरलता से समझने में सुविधा होगी तथा विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ेगी। बिहार डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुमार कृष्णन के समक्ष 3-3 लाख के इनामी नक्सली नारायण कौड़ा और बहादुर कौड़ा सहित 3 नक्सलियों ने सरकार के आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया। इस अवसर पर पूर्व में आत्मसमर्पित नक्सली रावण कोड़ा एवं भोला कोड़ा के परिजन भी यहां उपस्थित हैं। नारायण एवं बहादुर कोड़ा के द्वारा अपने साथ 2 इंसास राइफल, 4 एसएलआर राइफल, लगभग 500 चक्र गोली एवं 10 वॉकी टॉकी भी प्रस्तुत किए हैं। आत्मसमर्पण उपरांत बिहार सरकार एवं मुंगेर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें तथा उनके परिवार को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में उग्रवाद दशकों से एक बड़ी समस्या रही है, जिसके कारण 38 जिले एवं 2 पुलिस जिला में 23 जिले उग्रवाद से पूर्णतः प्रभावित हुए हैं, जिसमें मुंगेर जिला भी प्रारंभ से ही शामिल रहा। इस क्षेत्र में कारकों का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यहाँ के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम होने के कारण वहां के लिए विकास कार्य में विलंब हुआ, परंतु वर्तमान सरकार की विकास नीति एवं योजनाओं तथा जिला प्रशासन के तत्परता तथा संवेदनशीलता के कारण आज उन सभी वर्गों तक पहुंच बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना हो पाया है, जिसका लाभ अब उन तक पहुंच रहा है एवं उस समाज के लोगों में नक्सलवाद का असर खत्म है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में हुए युवक की निर्मम हत्या मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान कहलगाम थाना क्षेत्र के मकसपुर
निवासी अभिषेक कुमार के रूप में हुई, जिसकी 24 दिसंबर 2025 को हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के मामा संतोष कुमार द्वारा नाथनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें खुद मामा संतोष कुमार ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के अनुसार संतोष कुमार का एक महिला से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसके भांजे अभिषेक को हो गई थी। इसी बात को लेकर मामा को डर था कि कहीं अभिषेक यह राज उजागर न कर दे, इसलिए उसने साजिश रचकर उसकी हत्या करवा दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, डीआईयू इनपुट और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ऋतिक कुमार उर्फ रितेश, राधे कुमार मंडल, आयुष प्रताप और मुख्य साजिशकर्ता संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मिर्जापुर नाथनगर के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, खून से सने कपड़े, 2 सीएनजी टेम्पो, 3 मोबाइल फोन तथा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। और इसके जो मामा हैं वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है, तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था, उसको इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको ज़िंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके, जो ये 3 लोग हैं जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां बोकारो दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा ने कहा कि बीएसएल प्लांट का 4.5 मिलियन टन से 6.5 मिलियन टन का एक्सपेंशन होगा। उन्होंने ये भी कहा, फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे आयोजनों से लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति श्रीनिवास राजू वर्मा सोमवार को बोकारो पहुंचे थे, जहां बोकारो इस्पात संयंत्र के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा आयोजित प्रांतीय जनजाति खेल आयोजन हुआ, जहां वो बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किए। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए खेल के प्रति सरकार के विजन को स्पष्ट किया और कहा, देश के प्रधानमंत्री खेल के प्रति रुचि रखने वाले देश के युवाओं के लिए एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे आयोजनों से लोगों को प्रेरणाएं मिली हैं और ऊंचाइयों को छूने का मौका मिल रहा है। देश में सभी बड़े और छोटे खेलों में जो देश का नाम, देश का मान बढ़ाया, उन सभी खेलों में जनजातीय खिलाड़ियों का योगदान रहा है। इसलिए ये मंच वैसे लोगों को भी मौका देता है जो सुदूर इलाके में रहते हैं, वो भी खेलों में भाग लेकर देश के लिए कुछ कर सकेंगे। इस्पात मंत्री के साथ इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी थे। साथ ही बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक प्रिय रंजन भी थे, जहां उन्होंने बीएसएल प्लांट के 20,000 करोड़ के एक्सपेंशन के बारे में कहा। यह योजना जरूर शुरू होगी। प्लांट को 4.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन करने की योजना है और यह जरूर होगी। बोकारो में चास मुफज्जिल थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई और पथराव किए जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रविवार की देर शाम से पूरा का पूरा पुलिस महकमा क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और उपद्रवी लोगों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि चास मुफज्जिल थाना अंतर्गत पुपंकी आश्रम में बाबा मुनि की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसी क्रम में वहां पुलिस बल की प्रति नियुक्ति के लिए पुलिस वहां गई थी। वहां जाने के बाद पता चला कि आश्रम में आने वाली गाड़ियों को क्षेत्र के ही कुछ लोगों के द्वारा रोका जा रहा है।
पुलिस को यह सूचना मिली तो पुलिस वहां गई। इस दौरान नशे में धुत कुछ लोगों के द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हाथापाई की गई। इसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव भी की गई। इस मामले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की टीम सर्च कर रही है। वहीं 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में थाने लाई है, जिससे पूछताछ चल रही है। एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार पुलिस के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिस पर पुलिस संयम बरतती है। जनता को भी संयम बरतने की जरूरत है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नए साल की दस्तक के साथ ही महाराष्ट्र ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का साफ और सख्त संदेश दिया है। महाराष्ट्र एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ के ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एमजी ड्रग्स और मैफेड्रॉन नेटवर्क पर बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी है। इस हाई इंपैक्ट इंटरस्टेट ऑपरेशन में एमटी ड्रग बनाने वाली 3 अवैध फैक्ट्रियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, जबकि 55 करोड़ 88 लाख रुपए से ज्यादा की मादक सामग्री जब्त की गई है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र एएनटीएफ, बेंगलुरु सिटी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की संयुक्त टीम ने अंजाम दी। दरअसल इस पूरे ड्रग नेटवर्क का खुलासा 21 दिसंबर को मुंबई से हुई गिरफ्तारी के बाद हुआ। मुंबई से अब्दुल खादर को करीब 1.5 किलो मैफेड्रॉन के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में बेंगलुरु निवासी प्रशांत पाटिल का नाम सामने आया। इसके बाद कार्रवाई तेज हुई और सुरेश यादव और मलखान रामलाल बिश्नोई का भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में कोई सक्रिय ड्रग लैब तो नहीं मिली, लेकिन अलग अलग ठिकानों से भारी मात्रा में कच्चा रॉ मटेरियल और केमिकल उपकरण बरामद किया गया। पुलिस ने 4.2 किलो मैफेड्रॉन, करीब 17 किलो कच्चा रॉ मटेरियल, बैरल मिक्सर और अन्य केमिकल उपकरण जब्त किए। एसओसीओ टीम की जांच में यह भी सामने आया कि जब्त सामग्री में मेथिलाइमिन हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल शामिल थे, जो बड़े पैमाने पर ड्रग निर्माण की तैयारी की ओर इशारा करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने कुल जब्ती की कीमत करीब 55 करोड़ रुपए बताई है। 24 और 25 दिसंबर को चले इस ऑपरेशन के बाद आरोपियों को पहले देवनहल्ली कोर्ट और फिर नवी मुंबई के बेलापुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 1 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब इस मामले की जांच मुंबई और कर्नाटक से आगे बढ़कर जोधपुर तक पहुंच गई है। पुलिस को आशंका है कि वहां भी ड्रग निर्माण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। खबर मध्य प्रदेश के इटारसी से सामने आ रही है। इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उस समय हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी भरा ईमेल कहां से भेजा गया, इसकी साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक करना नहीं चाहती। हमें ईमेल के माध्यम से धमकी की सूचना मिली थी। सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं, जांच जारी है। तो फिलहाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हर पहलू से जांच की जा रही है। जी, इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास एक ईमेल आया है जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। उसमें एक वार्निंग दी गई है और कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिस पर जांच जारी है। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और टीआई टीम मौके पर है। हमने हमारे बॉम्ब डिस्पोजल और डिटेक्शन स्क्वाड्स को बुला लिया है, वो भी देख रहे हैं। साथ ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वहाँ की टीम है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर पे। जैसे भी कुछ होता है तो
अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां नव वर्ष 2026 के मद्देनजर कोरबा जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोरबा पुलिस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग नव वर्ष का जश्न सुरक्षित और कानून के साथ दायरे में रहकर मनाएं। इसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने, तेज आवाज में संगीत बजाने, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार और किसी भी तरह की कानूनी विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभियान के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन, नशे में वाहन चलाने वालों की जांच, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चलती गाड़ियों की रैंडम चेकिंग भी की जा रही है। कोरबा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नववर्ष का आनंद जिम्मेदारी के साथ लें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और कानून का सम्मान करें। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस नियंत्रण कक्ष या नजदीकी थाने से तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। सबसे पहले तो जो पिकनिक स्पॉट है उनको चिन्हांकित किया गया है। वहां पर बल लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही ट्रैफिक की टीम और समस्त थाना प्रभारी है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो डीजे संचालक हैं और दुकान जो व्यावसायिक संगठन है उनका भी बैठक लेने के लिए सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि समय पर अपना दुकान खोलें और फिर समय पर बंद कर दें। किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो और अगर किसी प्रकार की घटना हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अमृतसर और फोकल पॉइंट इलाके में अमर कलर फैक्ट्री से इलाके के लोग परेशान हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसों और जहरीली धुएं से लोग परेशान हैं। इलाके के लोगों ने पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड इसके ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रात में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले रंगों और गैसों ने लोगों को सफेद चारों को पीछे कर दिया है। घरों की छतें धुएं से काली हो गईं। लोगों ने कहा हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा अगर पंजाब पॉल्यूशन बोर्ड इस पर एक्शन नहीं लेता है तो आने वाले समय में हम हाईवे जाम कर देंगे, क्योंकि यह हमारी और हमारे बच्चों की जान से जुड़ा मामला है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से कटे हैं। 31 दिसंबर को इसका फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा आपसी घमासान भले ही सतह पर किसी विद्रोही बैठक का परिणाम बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे असली वजह एसआईआर प्रक्रिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की हर सीट पर लगभग 61,000 वोट कम मिलेंगे। सपा प्रमुख की इस टिप्पणी पर हमारे संवाददाता ने प्रदेश सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा से खास बातचीत की। मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। जो आंकड़े अभी 31 तारीख को आएंगे, जो फाइनल डाटा होगा, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर सामने आया है कि करीब 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स नदारत हैं जिनका नाम इस बार एसआईआर की लिस्ट में कटा है, जो पुराना आंकड़ा था। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है और ये कहा है कि जो वोट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। और आंकड़ा देते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा है कि 61,000 वोट पर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कम होने जा रही है। कल तक वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर लिया, अब क्या कहेंगे वो? अब कह रहे हैं कि वो तो भाजपा के वोट जो है कट गया है। ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल निष्पक्ष स्वच्छ सर्वेक्षण है। इसमें ना वहाँ कुछ गड़बड़ थी ना यहाँ कुछ गड़बड़। जो मतदाता ट्रांसफ़र हो गया है, शिफ्ट हो गया है, डेथ हो गई है, शादी होकर के दूसरी जगह चले गए हैं या उपलब्ध नहीं है, उनके नाम एसआईआर में बाहर हुए हैं। अब वो किसका वोटर है किसका नहीं है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मतदाता वोट डालेगा वो उत्तर प्रदेश का मतदाता है और उत्तर प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हम तो सभी को अपना मानते हैं, वो माने या ना माने, उनका भेद होगा। देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, लोकतंत्र के प्रहरी। लोकतंत्र में आवश्यक है कि सही मतदाता सूची हो,
और उसमें हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे कि हम मतदाता सूची को बिल्कुल करेक्ट कराएं ताकि सही वोटिंग हो और सही तरीके से पार्टियां चुनकर। ये तो हमारे साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से कहा गया है अध्यक्ष पद को लेकर, वो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जिस पारदर्शिता की बात उन्होंने कही है वहाँ समाजवादी पार्टी में स्पष्ट तौर पर ये पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देती है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले दिनों लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक से सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जिसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठक करने वाले विधायकों को नसीहत और सख्त चेतावनी दी थी। ब्राह्मण विधायकों की अपने आवास पर बैठक करने वाले पीएन पाठक ने कई दिनों बाद अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। पीएन पाठक ने ट्वीट को क्या पंकज चौधरी की चेतावनी का जवाब माना जाए? बीजेपी विधायक पीएन पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले अपने आवास पर बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक और अब ट्वीट करके ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक बताया है। पीएन पाठक ने अपने ट्वीट में लिखा, जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है, उसका धर्म समाज को जोड़ता है, विभाजन नहीं। नॉर्मल स्कूल मैदान में महाराजा बिजली पासी जयंती पर आयोजित आजाद समाज पार्टी की विशेष जनसभा में नगीना सांसद और पार्टी संयोजक चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीति पर खुलकर प्रहार किया। भारी जनसमूह को देखकर वे भावुक भी नजर आए और कहा कि उन्होंने देश में लाखों की भीड़ वाले कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन हरदोई में मिला अपनापन और प्यार उन्हें कभी और महसूस नहीं हुआ। सभा के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। मैदान की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को अपर्याप्त बताते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यदि इतनी भीड़ में उन्हें कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने इसे केवल अपनी सुरक्षा का नहीं बल्कि लोकतंत्र और दलित वंचित वर्ग के नेताओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बताया। उनका कहना था कि कमजोर वर्गों के नेताओं की सुरक्षा को अक्सर हल्के में लिया जाता है, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उत्तर प्रदेश सरकार को वैध खनन के धंधे से अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है और जो सूबे के विकास के काम आता है, लेकिन कुछ लोग सरकार को चूना लगा के उद्देश्य से अवैध रूप से खनन करने लगते हैं और अपनी जेबें भरने में जुट जाते हैं। कुछ इसी तरह का कार्य करने वालों के द्वारा पूर्व में रामपुर में भी किया जा रहा है, लेकिन चंद सप्ताह पहले जिले की कमान संभाल चुके डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध खनन करने वालों पर पूरी तरह से कानूनी चाबुक चला दिया। इसके अलावा उनकी सख्ती के बाद से प्रशासन की कई टीमें रात दिन जनपद की सीमाओं से सटी सड़कों और चौराहों पर घूमती नजर आ रही हैं। रामपुर जनपद में कोसी नदी पहाड़ों से होकर चली आ रही, जहां पर लंबे समय से खनन का वैध और अवैध धंधा होता चला आ रहा था, लेकिन हाल ही में जिले की कमान संभालने वाले डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने वैध और अवैध पर निगरानी रखने के लिए जनपद रामपुर और उत्तराखंड की सीमाओं पर 25 निगरानी चौकियां बनाई हैं। उत्तराखंड की सीमा है और जहां पर कोसी नदी, मैं चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाई जाएं कि इस तरीके से जो कोसी नदी है वो उसका ये जो इलाका है वो आज के टाइम में रामपुर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से एक अखबार के द्वारा इस जगह को उत्तर प्रदेश का बताया गया है, यानी ज़िला रामपुर से संबंधित इस जगह को बताया गया है। हालांकि जिस तरीके की जो स्थलीय जो हम लोगों ने यहाँ पे पहुँचने के बाद जांच की और पता चला है कि ये इलाका उत्तराखंड का है। चर्चा इसलिए है कि कुछ दिन पहले इस फोटो को छाप के एक वीडियो अमर उजाला अपनी पर्सनल जो उनका ऑथराइज यूट्यूब चैनल है उसमें एक वीडियो जारी उसमें करा था और जो फ़ोटो लगाई थी वो इन खड्डों की थी और जो वीडियो जारी करा था वो यहाँ का था। ये बिजली का खंभा जो है ये दिखाई दे रहा है उसमें
ये खड्डा दिखाई दे रहा है, वो ढाबा दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ये केले का पेड़ और ये 2 रास्ते, ये पूरी वीडियो में आप देख सकते हो इसको, ये पूरा दिखाई दे रहे हैं, ये चढ़ाई और ये खड्डा पूरा, ये जो यहाँ से डंपर चढ़ रहे हैं ये पूरा आपको दिखाई देगा उसमें। और जिस तरीके से जो एक बातें कही जा रही थी कि रामपुर के अंदर अवैध खनन चल रहा है, हालांकि जिस तरीके से डीएम रामपुर एक्शन मोड में आए हैं और उसके बाद इस तरीके की जो कार्रवाई है वो रुकी है। रामपुर से एपीएन के लिए मुजस्सिम खान। अयोध्या जनपद अयोध्या में दुकान खाली कराने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। महिला दुकानदार ने एक अधिवक्ता पर दुकान खाली कराने के दौरान गाली गलौज, धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार सुनीता गुलाटी पत्नी विवेक गुलाटी निवासी आवास विकास कॉलोनी अयोध्या में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री पोर्टल और प्रयागराज बार काउंसिलिंग ऑफ को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। पीड़िता का आरोप है कि उनकी दुकान अधिवक्ता कौशलेंद्र सोलंकी को किराए पर दी गई थी, जिसका किरायानामा 1 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। दुकान के बदले 1 लाख रुपए सुरक्षा राशि के रूप में ली गई थी, जिसे लौटाने के लिए वो तैयार है। पीड़िता का आरोप है कि किरायानामा समाप्त होने के 1 माह पूर्व ही दुकान खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।